अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद खान। तो बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। यूँ तो सारे टेंस अहम है मगर ये टेंस कुछ ज़्यादा ही अहम है। उसकी वजह यह है कि भाई इस टेंस का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। कन्वर्सेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो टेंस, वो शायद पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो इस टेंस का इस्तेमाल दरअसल किया जाता है तीन सिचुएशंस में। जब हमने तीन तरह की बातें करनी होती है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो भाई इसके अंदर पास्ट इवेंट्स का जिक्र होता है, ऐसे इवेंट्स का जिक्र होता है, ऐसे कामों का जिक्र होता है जो कि पास्ट के अंदर हो गए हैं। जैसे कि मैंने खाना खाया, तुमने सबक याद किया, असलम ने पानी पिया, अकरम स्कूल गया। तो जो इस किस्म के जुमले हैं इनका इस्तेमाल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसके अलावा इस टेंस का इस्तेमाल पास्ट के अंदर किसी शख्स का किसी चीज़ पर कब्जा, ताल्लुक, मलकियत या रिश्ता जो होता है वो भी जब हमने दिखाना होता है तो भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पास्ट के अंदर जब हम ऑनरशिप या पोजीशन दिखाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट भी आप इसे कह सकते हो, इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि असलम के पास पेन था, अकरम के पास बड़ी गाड़ी थी, तुम्हारे पास एक अच्छा मौका था। ठीक है। तो ये जो दरअसल ये बातें हैं जो हम ज़्यादातर नॉर्मल जब हम बातें करते हैं तो हम इन्हीं किस्म की बातों का जिक्र करते हैं, यानी कि गुजरे हुए वक्तों की बातें करते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ये टेंस बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, एक तरीका और है, यानी कि एक किस्म के जुमले और है जहाँ पर जो है ना हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसका जिक्र थोड़ी देर बाद करते हैं, इस वीडियो में थोड़ा आगे चलकर करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी फॉर्मेशन है या जो उसके वर्ब है वो इससे मुख्तलिफ है। उसके रूल्स, कायदे व कवानीन ये जो हमारे पास जो नॉर्मल ये जो टेंस है इससे मुख्तलिफ है। तो पहले इस नॉर्मल टेंस को जान लेते, उसके बाद जो है ना उसको यूँ समझ लीजिए कि वो इस वीडियो का एडवांस पोर्शन है। जो है ना वो उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो इस टेंस के हमारे पास पॉजिटिव डिक्लेरेटिव जुमले हैं इनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। पॉजिटिव, आपने अफर्मेटिव वर्ड सुना होगा, अफर्मेटिव पॉजिटिव एक ही चीज़ है। यानी कि ऐसे जुमले जिनके अंदर इनकार नहीं होता। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? तो भाई आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर मैंने मुफस्सिल वीडियो बनाई है, आपने वीडियो देखी होगी। आपको अगर आपने नहीं देखी तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख लेना। मुख्तसरन बता दें तो इसके अंदर हम हाम बातों का जिक्र करते हैं, कुछ ख्वाह वो बात सच्ची हो या झूठी हो। ठीक है ना। तो पॉजिटिव डिक्लेरेटिव ऐसे डिक्लेरेटिव जुमले जो कि इनकारिया नहीं होते, ठीक है ना, जिनके अंदर नट का इस्तेमाल नहीं किया गया होता है, वो हमारे पास पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो भाई इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो शख्स, वो आइडिया, वो चीज़, वो नाम होता है या वो प्रोनाउन होता है कि जिसके मुतालिक बात की जा रही हो या जो जुमले के अंदर काम कर रहा हो। जैसे कि अली क्रिकेट खेल रहा है तो इस जुमले के अंदर क्रिकेट खेलने का अमल अली कर रहा है तो अली सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह आप यूँ कह लीजिए बिशाम एक खूबसूरत शहर है, तो इस जुमले के अंदर बिशाम की बात की गई है तो बिशाम इस लिहाज से हमारे पास जुमले के सब्जेक्ट हो गया। वैसे खैर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट पर मैं एक मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को नहीं जानते तो उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद वो देख लेना, आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद V2 का इस्तेमाल करेंगे। V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि गो का हमारे पास वेंट है, प्ले का हमारे पास प्लेड है, वॉक का हमारे पास वॉकड है। तो ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अच्छा, आपको दूसरी एक अहम बात बता दूं आपके नॉलेज में इजाफे के लिए, जो हमारे पास V2 है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका इस्तेमाल फ़कत ही इस टेंस के अंदर किया जाता है और इस टेंस के अंदर भी सिर्फ पॉजिटिव डिक्लेरेटिव जुमलों के अंदर किया जाता है। इसके अलावा V2 का इस्तेमाल कभी भी कहीं भी नहीं किया जाता। ये सिर्फ एक ही जगह है जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, वो है हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस के अंदर भी पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, बाकी जो जुमले हैं इनके अंदर V2 का इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब इंट्रांजिटिव हुई तो कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। तो एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट जुमले का वो हिस्सा होता है जिसको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए जुमले के अंदर ऐड किया गया होता है, यानी कि इसको हटा देने से भी जुमले पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। आई प्लेड हॉकी विद सलमान, मैंने सलमान के साथ हॉकी खेली। तो आई सब्जेक्ट आ गया, प्लेड हमारे पास इस जुमले के अंदर V2 आ गया, हॉकी हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गई, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसलिए इसके साथ ऑब्जेक्ट आ गई। विद सलमान हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट हो गया।
अगर इसको हटा दो तो भी जुमला मुकम्मल है। आई प्लेड हॉकी, मैंने हॉकी खेली, ठीक है ना। ये विद सलमान एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि मजीद मालूमात दी गई है, जुमले को बढ़ाया गया। इसी तरह वी वेंट टू द ग्राउंड, हम ग्राउंड गए। वी सब्जेक्ट आ गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है तो हमने इसका इस्तेमाल किया। ये चूंकि है वेंट हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हमने इसके साथ जो है ना कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया, टू द ग्राउंड। वी वेंट टू द ग्राउंड, हम ग्राउंड गए। शी परचेज्ड अ पेन, उसने पेन खरीदा। यू सरप्राइज्ड हिम, तुमने उसे हैरान किया। ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, उसने इस्लाम कबूल किया। एम्ब्रेस मतलब कबूल करना। एम्ब्रेस वैसे गले लगाने और गले लगने को भी कहते हैं, मगर यहाँ पर इसके मानी होंगे कबूल करने के, ठीक है। ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, इसने इस्लाम कबूल किया। असद वोकअप अर्ली दैट मॉर्निंग, असद उस सुबह जल्दी उठा। तो आप देख रहे हो भाई, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, फिर एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। दे हैड अ कार, उनके पास गाड़ी थी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऑनरशिप जो होता है ठीक है, जो पोजेशन होता है, तो इसका भी जिक्र पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर किया जाता है। अब यहाँ पर हेड को देखकर इस मुगालते में नहीं पड़ जाना कि भाई ये जुमला तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट का है। देखो, अगर ये पास्ट परफेक्ट का होता ना तो फिर हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता, और यह इस जुमले के अंदर हेड के अलावा कोई दूसरा वर्ब है ही नहीं, तो लिहाजा ये हमारे पास मेन वर्ब है, ठीक है। इसका इस्तेमाल पोजीशन के लिए किया जाता है। और हैव की सेकंड फॉर्म हमारे पास हेड है। हैव की सेकंड फॉर्म भी हेड है और उसकी थर्ड फॉर्म भी हेड है। तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि भाई किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो लिहाजा हमने दे के साथ हेड का इस्तेमाल किया जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। दे हैड अ कार, उसके पास एक गाड़ी थी। शी हैड योर सीक्रेट्स, उसके पास तुम्हारे राज थे। बच के रहना, ठीक है ना। उसके पास तुम्हारे, बल्कि उसके पास तो थे, अभी तुम्हारे राज नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे करते मैं आगे से हटता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पर, यानी कि ऐसे जुमलों पर जो कि इनकारिया होते हैं, जिनके अंदर नट का इस्तेमाल किया गया होता है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर की तरफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसके बाद डिड का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, ठीक है। मगर जो इसके पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, इनके अंदर इसके हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अंदर जो है ना, फिर इस टेंस की पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म से, और मैंने आपको बताया था कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल इस टेंस के अंदर पॉजिटिव डिक्लेरेटिव के अलावा और कहीं नहीं किया जाता। तो लिहाजा वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक यूनिक वर्ब मौजूद है जिससे हम पहचान सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास जुमला है ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस का है। मगर अब जो है ना, अब रूल चेंज हो गया, क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब आ गया है। तो अब हेल्पिंग वर्ब के आ जाने से फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म की ज़रूरत बाकी नहीं पड़ी। अब फिर जो है ना, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, किसी चाहे सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, उसके बाद डिड का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर नट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले हमने वेंट का इस्तेमाल किया था ना, अब हम गो का इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने प्लेड का इस्तेमाल किया था, अब हम प्ले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है अब वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि जुमला हो गया नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब लग चुका है, दोबारा से V2 की अब ज़रूरत बाकी नहीं पड़ती, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो अब हम V1 का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, फिर एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। तो एग्जांपल्स में पढ़ते हैं। आई डिड नॉट प्ले हॉकी विद सलमान, मैंने सलमान के साथ हॉकी नहीं खेली। पहले जुमला था आई प्लेड हॉकी विद सलमान, मैंने सलमान के साथ हॉकी खेली। अब डिड आ गया, तो लिहाजा प्लेड से ईडी हटकर सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म रह गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अब आ चुका है। आई डिड नॉट प्ले हॉकी विद सलमान, मैंने सलमान के साथ हॉकी नहीं खेली। वी डिड नॉट गो टू द ग्राउंड, हम ग्राउंड नहीं गए। अच्छा, आपको जो है ना, लोग जो इस टेंस के अंदर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और जो बहुत नॉर्मल है, वो गलती भी यही है कि हम इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल भी करते हैं, यानी कि जब इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तब भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डिड का इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने नेगेटिव बनाना हो तब भी जो है ना, हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तब भी हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। वो डिड का इस्तेमाल भी करते हैं और साथ में फिर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ग्रामेटिकली दुरुस्त नहीं है। डिड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर नहीं लगेगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। वी डिड नॉट गो टू द ग्राउंड, हम ग्राउंड नहीं गए, पहले यहाँ पर वेंट था, ठीक है। शी डिड नॉट परचेज अ पेन, उसने पेन नहीं खरीदा, पहले यहाँ पर परचेज था। यू डिड नॉट सरप्राइज हिम, तुमने उसे हैरान नहीं किया, पहले यहाँ पर सरप्राइज्ड था।
ठीक है। ही डिड नॉट एम्ब्रेस इस्लाम, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। असद डिड नॉट वेकअप अर्ली दैट मॉर्निंग, असद उस सुबह जल्दी नहीं उठा। दे डिड नॉट हैव अ कार, उनके पास गाड़ी नहीं थी, उनके पास एक कार नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, अब हैव का इस्तेमाल किया गया, पहले हेड का इस्तेमाल किया गया था। तो भाई ये जो हेड है ये दरअसल हैव की सेकंड फॉर्म है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब डिड का इस्तेमाल हो गया है, तो अब हम वर्ब की जो बेस फॉर्म है इसका इस्तेमाल करेंगे। इसकी बेस फॉर्म क्या है? हैव है हमारे पास। दे डिड नॉट हैव अ कार, उनके पास गाड़ी नहीं थी। शी डिड नॉट हैव योर सीक्रेट्स, उसके पास तुम्हारे जो सीक्रेट्स है वो नहीं थे। अच्छा, अब शी के साथ भी हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है नहीं कि शी के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ जो है ये दरअसल वर्ब की बेस फॉर्म नहीं है, ये आप प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसके अंदर जान चुके हो। ये वर्ब की, अच्छा, ये जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके अंदर भी जो है ना पोजीशन के लिए हैव और हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वहां पर भी आप ये बात जान चुके हो कि हैज़ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, जो V5 है हमारे पास, वो हैज़ है, और जो बेस फॉर्म वर्ब है वो हैव है। तो यहाँ पर रूल क्या है? रूल ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, तो लिहाजा आप हैव का इस्तेमाल ही करोगे। शी के साथ भी, इट के साथ भी, ही के साथ भी, अली के साथ भी आप हैज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आप हैज़ का इस्तेमाल करोगे आपका जुमला ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। शी डिड नॉट हैव योर सीक्रेट्स, उसके पास तुम्हारे सीक्रेट्स नहीं थे। तो आगे से हटता हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहे, फिर बढ़ते आगे। तो अब बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव मतलब कि सवालिया, ऐसे जुमले जो कि सवालिया जुमले होते हैं वो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इन पर बात करते हैं कि भाई इनका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम डिड का इस्तेमाल करेंगे जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल जो है ना, डिड के बाद किसी भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। किसी भी चीज़ पर सब्जेक्ट की वजह से किसी भी वर्ब पर किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही हेल्पिंग वर्ब पर पड़ेगा ना ही मेन वर्ब पर पड़ेगा। उसके बाद हम मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, फिर एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर से बता रहा हूँ, V2 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिक्लेरेटिव जुमलों के अंदर किया जाता है। इसके अलावा V2 का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया जाता। डिड आ गया है तो वर्ब V1 का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो जुमला बन जाएगा, डिड आई प्ले हॉकी विद सलमान, क्या मैं सलमान के साथ हॉकी खेला। डिड वी गो टू द ग्राउंड, क्या हम ग्राउंड गए। डिड शी परचेज अ पेन, क्या उसने पेन खरीदा। डिड यू सरप्राइज हिम, क्या तुमने उसे हैरान किया। डिड ही एम्ब्रेस इस्लाम, क्या उसने इस्लाम कबूल किया। डिड असद वेकअप अर्ली दैट मॉर्निंग, क्या असद उस सुबह जल्दी उठा। डिड दे हैव अ कार, क्या उनके पास गाड़ी थी, यानी कि क्या उनके पास कार थी। डिड शी हैव योर सीक्रेट्स, क्या उसके पास तुम्हारे सीक्रेट्स थे। तो भाई शी के साथ हैव का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि ये दरअसल हमारे पास ये जो टेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस है, और इसका रूल ये है कि भाई डिड का इस्तेमाल एक दफ़ा हो जाए तो फिर V1 का ही इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट फिर कोई भी हो। तो इसलिए जो है ना हम V1 का इस्तेमाल करते हैं, शी के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैज़ का इस्तेमाल नहीं करते। तो अब बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर कि भाई इनका स्ट्रक्चर क्या है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऐसे सवालिया जुमले होते हैं कि जो कि इनकारिय भी होते हैं, यानी कि एक ऐसा जुमला होता है कि ये सवालिया तो होता ही है, उसके साथ साथ ये जुमला इनकारिय भी होता है, यानी कि इसके अंदर सवाल भी पूछा गया होता है और नट का इस्तेमाल भी किया गया होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर नट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो जुमला बन जाएगा हमारे पास, डिड आई नॉट प्ले हॉकी विद सलमान, क्या मैं सलमान के साथ हॉकी नहीं खेली। डिड वी नॉट गो टू द ग्राउंड, क्या हम ग्राउंड नहीं गए। डिड शी नॉट परचेज अ पेन, क्या उसने पेन नहीं खरीदा। डिड यू नॉट सरप्राइज हिम, क्या तुमने उसे हैरान नहीं किया। डिड ही नॉट एम्ब्रेस इस्लाम, क्या उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। डिड असद नॉट वेकअप अर्ली दैट मॉर्निंग, क्या असद उस सुबह जल्दी नहीं उठा। डिड दे नॉट हैव अ कार, क्या उनके पास कार नहीं थी। डिड शी नॉट हैव योर सीक्रेट्स, क्या उसके पास तुम्हारे राज नहीं थे। तो ये जुमले सवालिये भी है और साथ साथ में ये जुमले इनकारिय भी है। तो चलो, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई एक किस्म के जुमले और हैं, उनके अंदर भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, मगर उसके जो रूल्स है वो इससे मुख्तलिफ है।
वो है कि भाई जब हमने पास्ट के अंदर स्टेट ऑफ बीइंग का जिक्र करना हो, किसी शख्स की हालत, कैफियत, सूरत हाल या उसके कुछ होने या ना होने का जिक्र करना हो, तो भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मगर फिर जुमलों का स्ट्रक्चर कुछ यूँ नहीं रहता, वहाँ पर वाज और वर का इस्तेमाल फिर किया जाता है। जैसे कि आई वॉज अ टीचर, मैं एक उस्ताद था। शी वाज अपसेट, वो उदास थी। अली वाज इल, अली बीमार था। दे वर हैप्पी, वो खुश थे। तो भाई ये जो जुमले हैं ये भी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। वाज और वर को देखकर ये मत समझ लेना कि ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि जो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है ना, उसके अंदर वाज और वर के साथ वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है हमारे पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर पास्ट का अगर हमने जुमला बनाना हो तो फिर वहाँ पर वाज और वर्ब के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि एक दूसरा वर्ब भी आएगा मेन साथ में, उसके अंदर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस का बन गया। मगर चूंकि यहाँ पर जुमलों के अंदर आप देख रहे हो कि सिर्फ वाज और वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, तो ये इन जुमलों के अंदर और इनके अलावा कोई दूसरा कोई वर्ब है भी नहीं, ये अकेले ही वर्ब है जुमलों के अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। और ये जो जुमले हैं हमारे पास, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के कहलाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले नहीं कहलाते। ठीक है, इनका भी जो है ना यही आसान आसान स्ट्रक्चर तो सबका सेम है, मगर इनके वर्ब मुख्तलिफ है बस। ठीक है, आई वॉज अ टीचर, तो अगर इंट्रोगेटिव में ले जाएंगे वाज आई अ टीचर। ठीक है, तो अगर इसको हम नेगेटिव में ले जाएंगे तो आई वॉज नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं था। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ले जाएंगे वाज आई नॉट अ टीचर, क्या मैं टीचर नहीं था। ठीक है, अच्छा वाज का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे और वर का इस्तेमाल जो है ना ये किसके साथ करेंगे, तो ये भी बड़ी सिंपल है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स है तमाम के साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है इनके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक बंदा है, एक चीज़ है, एक आइडिया, एक ख्याल है, तो हम वहाँ पर वो उसके साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम वर का इस्तेमाल करेंगे। सही है। अच्छा यू जो है ये सिंगुलर भी हो सकता है, मगर यू के साथ फिर भी वर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मैं तकरीबन आपको हर ही वीडियो में बता चुका हूँ, टेंसेस की जितनी मैंने वीडियोस बनाई है सब में मैं बता चुका हूँ कि भाई यू जो है इसको हमेशा ही प्लूरल ट्रीट किया जाता है, इसको कभी भी सिंगुलर ट्रीट नहीं किया जाता। तो बात करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की, इसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। इस टेंस के अंदर ऐसे कामों का जिक्र होता है जो कि गुजरे हुए वक्त में कभी जारी थे। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, तुम गाड़ी चला रही थी, अली पहाड़ चढ़ रहा था। तो ये इस किस्म के काम है जो कि गुजरे हुए वक्त में कभी जारी थे। तो जब भी हमने इन किस्म के जुमलों का इस्तेमाल करना होता है तो हम जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का जो स्ट्रक्चर है, इनके सेंटेंसेस का, सेंटेंस फॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है, हम इसी को फॉलो करते हैं। तो बढ़ते हैं इसके सेंटेंस फॉर्मेशन पर, इसके स्ट्रक्चर पर कि भाई जुमलों को कैसे बनाया जाता है। तो इसके जो पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है उनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। पॉजिटिव ऐसे जुमले जो कि इनकारिया नहीं होते, जिनके अंदर नॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया होता है। ठीक है, इसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव यानी कि बयानिया जुमले। ठीक है, ये डिक्लेरेटिव हो गए। इसके अलावा जितने भी बाकी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है इन पर मैं एक मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ, बड़ी कारआमद वीडियो है, और मैंने बड़ी जो है ना एग्जांपल्स के साथ इनको वहाँ पर बयान किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना वो वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बड़ी काम की वीडियो। ठीक है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। सब्जेक्ट कौन होता है, वो शख्स होता है, वो चीज़ होता है, वो ख्याल, वो आइडिया होता है जो जुमले में काम करता है या जिसके मुतालिक बात की जा रही होती है। ठीक है, उसके बाद वाज और वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा वाज और वर्ब इसके हेल्पिंग वर्ब है। सही है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल तो किया जाएगा, मगर वाज का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, वर्ब का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे। तो बड़ा ही आसान है, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तमाम के साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, अली वाज, पेन वाज। ठीक है, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है इनके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देवर, वीवर, अली एंड असलम वर, यू वर। यू को मैं आपको कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि यू को हमेशा ही प्लूरल ट्रीट किया जाता है, अगरचे ये सिंगुलर भी हो सकता है, मगर फिर भी इसको ट्रीट प्लूरल किया जाता है। यू के साथ भी हमेशा ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, वी फोर, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, यानी कि जैसे कि गो का गोइंग है, कम का कमिंग है, प्ले का प्लेइंग है, तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ब ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब इन ट्रांजिटिव हुई तो कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा।
सही है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है, इस पर भी मैं एक बड़ी ही तफसीलन वीडियो बना चुका हूँ, उसके अंदर बेसिक्स चीज़ें भी है और एडवांस भी है, तो बड़े ही एग्जांपल्स के साथ मैंने समझाया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ। वीडियो को, इस वीडियो के देखने के बाद उसको भी देख लेना। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट लगाएंगे। एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट मानी कि जुमले का वो हिस्सा, वो बकिया हिस्सा कि जिसको एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए ऐड किया गया होता है, यानी कि इसको अगर हटा भी दे तो जुमले पर कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रामेटिकली जुमला दुरुस्त रहता है। इसको बस मज़ीद मालूमात देने के लिए जुमले के अंदर ऐड किया गया होता है, ठीक है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि भाई हर एक जुमले के अंदर एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट मौजूद हो। यहाँ तक जो चीज़ें हैं ये बहुत अहम है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और V4। उसके बाद वाली चीज़ें जो है ये दोनों चीज़ें तो अक्सर आती है मगर कभी कभार नहीं आती, ठीक है। इन दोनों में से एक आता है और ये जो है ये बहुत कम ही आता है। अच्छा, तो पहला जुमला हमने लिखा एग्जाम्पल में, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। तो आप बखूबी देख रहे हो कि यहाँ पर गुजरे हुए वक्त में एक काम था जो कि किताब पढ़ना था, वो जारी था, उसका हमने यहाँ पर जिक्र किया। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। आई सब्जेक्ट आ गया, आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, साथ में वॉज का इस्तेमाल किया गया, फिर V4 का इस्तेमाल किया गया, ट्रांजिटिव वर्ब है तो साथ में हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। वी वर हेल्पिंग यू, हम तुम्हारी मदद कर रहे थे। यू, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके साथ वर्ब का इस्तेमाल किया गया, फिर V4 का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है तो साथ में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ही वॉज बिल्डिंग अ हाउस, वो एक घर तामीर कर रहा था। यू वर वॉचिंग माई वीडियोज, तुम मेरी वीडियोज देख रहे थे। दे वर प्लानिंग टू स्केप, वो भागने का मंसूबा बना रहे थे। शी वॉज रिसाइटिंग द होली कुरान, वो कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। फैसल बैंक वॉज क्लोजिंग एट दैट टाइम, उस वक़्त फैसल बैंक बंद हो रहा था। सादिक एंड बाबर वर बेस्किंग इन द सन, सादिक और बाबर इसको क्या कहते हैं उर्दू में यार, बेस्किंग मनी सूरज की तप लेना, ठीक है। सूरज की जो गर्माइश होती है, सूरज में बैठना, ताकि सर्दियों में लोग ये काम करते हैं ताकि जो है ना आप गर्म हो सको। इसे अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड मेरे एकदम जहन से निकल गया, इसे उर्दू में क्या कहते हैं। बहरहाल पश्तो में हम इसे पिताओ कहते हैं, पिताओ, ठीक है। सादिक एंड बाबर वर बेस्किंग इन द सन, सादिक और बाबर पिताओ कर रहे थे, ठीक है। या सादिक और बाबर पिताओ का, सही शो पनवर की पिताओ का, ठीक है। तो ये इसके हमारे पास पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है। अच्छा, नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है इनको कैसे बनाएंगे, इनके बनाने का तरीका जो है ना बड़ा ही आसान है। चलो यहाँ पर सिर्फ माइनस का निशान लगाए थे, नेगेटिव, ठीक है। क्या करेंगे हम, वाज और वर्ग के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर यही है इसके। नेगेटिव यानी कि इनकारिया जुमले, ऐसे जुमले जिनके अंदर इनकार मौजूद होता है, तो उसका स्ट्रक्चर भी है। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर वाज और वर्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके रूल सेम है, ठीक है। उसके बाद यानी कि तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, तमाम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद नट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर V4 का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहला जुमला हमारे पास था, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो अब बन जाएगा आई वॉज नट रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा था। वी वर हेल्पिंग यू, हम तुम्हारी मदद कर रहे थे। वी वर नट हेल्पिंग यू, हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे। ही वॉज बिल्डिंग अ हाउस, वो घर तामीर कर रहा था। ही वॉज नट बिल्डिंग अ हाउस, वो घर तामीर नहीं कर रहा था। यू वर वॉचिंग माई वीडियोज, तुम मेरी वीडियोज देख रहे थे। ये हमारे पास पॉजिटिव डिक्लेरेटिव है। अब नेगेटिव डिक्लेरेटिव बनाएंगे तो इसके बस वर्ग के बाद हम नट ऐड कर देंगे, ठीक है। यू वर नट वॉचिंग माई वीडियोज, दे वर नट प्लानिंग टू स्केप, वो भागने का मंसूबा नहीं बना रहे थे। शी वॉज नट रिसाइटिंग द होली कुरान, वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर रही थी। फैसल बैंक वॉज नट क्लोजिंग एट दैट टाइम, फैसल बैंक उस वक्त बंद नहीं हो रहा था। सादिक एंड बाबर वर नट बेस्किंग इन द सन, सादिक और बाबर सूरज में पिताव नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो अच्छा, यहाँ पर भी जो है ना आप देख रहे हो फैसल बैंक, ये दो वर्ड्स हैं मगर नाम एक है। इसके साथ हमने वाज का इस्तेमाल किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक है। वर्ड्स अगरचे दो मुख्तलिफ हैं मगर दोनों वर्ड्स एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किए गए, तो लिहाजा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके साथ वाज का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर भी दो नाम है, सादिक एंड बाबर, मगर एंड का इस्तेमाल किया गया। एंड से हमें पता चल रहा है कि भाई सादिक एक अलग शख्स है और बाबर एक अलग शख्स है। तो अब ये सब्जेक्ट हमारे पास जो है ये दो लोग हैं, एक बंदा नहीं है, तो इसलिए इसके साथ हमने वर्क का इस्तेमाल किया। तो मैं आगे से हटता हूँ, आप जो है ना इससे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव जुमलों पर कि भाई इसके इंट्रोगेटिव जुमले कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव मानी सवालिया, ऐसे जुमले के जिनके अंदर सवाल पूछा गया होता है, इसे हम उन जुमलों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो चलो इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वाज का इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर का इस्तेमाल होगा, रूल सेम है। उसके बाद वर्ब की फोर फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एग्जाम्पल्स की तरफ पढ़ते, पहला जुमला मैंने लिखा है वाज आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा था। तो वाज का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज लिया क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है। इसके बाद हमने वर्ब की फोर फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। वर वी हेल्पिंग यू, क्या हम तुम्हारी मदद कर रहे थे। वाज ही बिल्डिंग अ हाउस, क्या वो घर तामीर कर रहा था। वर यू वॉचिंग माई वीडियोज, क्या तुम मेरी वीडियोज देख रहे थे। वर दे प्लानिंग टू एस्केप, क्या वो भागने का मंसूबा बना रहे थे। वाज शी रिसाइटिंग द होली कुरान, क्या वो कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। वाज फैसल बैंक क्लोजिंग एट दैट टाइम, क्या फैसल बैंक उस वक़्त बंद हो रहा था। वर सादिक एंड बाबर बेस्किंग इन द सन, क्या सादिक और बाबर धूप सेक रहे थे। अभी याद आ गया, ठीक है, जिसे हम पश्तो में पिताओ कहते हैं, उर्दू में से धूप सेकना कहते हैं। तो ठीक है, तो ये जो है ना इसके इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर बात करते हैं कि इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर हमने बनाने हो नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो हम क्या करेंगे। तो स्ट्रक्चर यही सेम ही है। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपने नट ऐड कर देना है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या कर ऐड करना है, नट को आपने ऐड करना है। और ये हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ऐसे सवालिया जुमले जो कि सवालिया भी होंगे साथ साथ में इनकारिया भी होंगे। ठीक है, सवालिया और इनकारिया दोनों बातें उनके अंदर होंगी, तो वो हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो जुमला हमारे पास था वाज आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा था। अब बन जाएगा वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। वर वी नॉट हेल्पिंग यू, क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे। इसी तरह वाज ही नॉट बिल्डिंग अ हाउस, क्या वो घर तामीर नहीं कर रहा था। वर यू नॉट वॉचिंग माई वीडियोज, क्या तुम मेरी वीडियोज नहीं देख रहे थे। वर दे नॉट प्लानिंग टू एस्केप, क्या वो एस्केप करने की यानी कि फरार होने का मंसूबा नहीं बना रहे थे। वाज ही नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान, क्या वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर रही थी। वाज फैसल बैंक नॉट क्लोजिंग एट दैट टाइम, क्या फैसल बैंक उस वक़्त बंद नहीं हो रहा था। वर सादिक एंड बाबर नॉट बेस्किंग इन द सन, क्या सादिक और बाबर धूप नहीं सेक रहे थे। तो बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो भाई इस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने ऐसे कामों का जिक्र करना होता है जो कि माजी में यानी कि गुजरे हुए वक्त के अंदर मुकम्मल हो चुके थे। जैसे कि तुम खाना खा चुके थे, असलम घर जा चुका था, वो जीत चुके थे, हम खेल चुके थे। तो इन जैसे जुमलों का जिक्र जब हम करते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगर स्पोकन की बात की जाए तो इनका इस्तेमाल अमूमन ऐसे सिचुएशन में किया जाता है जहां पर हमने गुजरे हुए वक्त की दो बातों का जिक्र करना होता है, और जिस पोर्शन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं वो पोर्शन दूसरे पोर्शन से पहले मुकम्मल हो चुका होता है। नहीं समझे आप, चलो मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। जैसे कि जब पुलिस आई तो चोर भाग चुके थे। अब दो काम है, एक है पुलिस का आना, दूसरा है चोरों का भाग जाना। तो जिसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे वो दूसरा पोर्शन होगा कि चोर भाग चुके थे। ठीक है, वैसे इसका अगर देखा जाए तो पहले जो है ना हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब तुम आए मैं जा चुका था, व्हेन यू केम आई हैड गॉन। तो व्हेन यू केम, तो ये अगर देखा जाए तो ये जो पोर्शन है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। आप पास्ट इंडेफिनिट जो है ना टेंस पढ़ चुके हो मेरे साथ, मैंने बड़ी तफसील में आपको वो पढ़ाया। अगर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख लेना, बड़ी करामत है। ठीक है, और ये जो दूसरा पोर्शन है आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है ना पोर्शन होगा। इसके अंदर हम जो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, जिस हिसाब से वर्ब आएगी, जिस हिसाब से सब्जेक्ट आएगा, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जो इसके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव जुमले, और उनके अंदर हम इस वक्त जो है ना पॉजिटिव जुमलों की बात कर रहे हैं, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, ऐसे जुमले जिनके अंदर इनकार नहीं होता। तो जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके अंदर हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट का, उसके बाद हम हेड, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हर एक सब्जेक्ट के साथ ही हेड का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हम जो हेल्पिंग वर्ब है इसका वो हेड का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो है ना V3 का इस्तेमाल किया जाएगा। V3 कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को, जैसे कि गो का हमारे पास गान है, जैसे कि प्ले का हमारे पास प्लेड है, वॉक का हमारे पास वॉकड है।
ठीक है। तो V3 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर V3 ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, V3 इंट्रांजिटिव हुई तो कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। ठीक है, तो चलो एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जुमले मैंने लिखा है आई हैड बॉट अ कार दैट डे, मैं उस दिन गाड़ी खरीद चुका था। तो सब्जेक्ट हमने उठाया आई, उसके अलावा हमने हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल किया, फिर इसके साथ जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो बाई की सेकंड फॉर्म भी बॉट है और इसकी थर्ड फॉर्म भी बॉट है। आई हैव बॉट अ कार, चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इसको एक ऑब्जेक्ट दरकार है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया कार। आई हैव बॉट, मैंने खरीदा, ठीक, मैं खरीद चुका था। क्या खरीदा था? अकार, मैंने एक गाड़ी खरीदी थी। और उसके बाद ये एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट हो गया जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दैट डे, उस दिन। अगर हटा दो तो भी जुमले पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देख रहे हो भाई, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही हमने चीज़ों को उतारा है। आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप लाखों जुमले बना सकते हैं। कोई सा भी सब्जेक्ट लो, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हेड का इस्तेमाल करो, फिर मेन वर्ब यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करो, वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव है तो कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करो। जुमला लंबा करना चाहते हो तो एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का भी इस्तेमाल साथ में कर दो, आपके जुमले बनते जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा जुमला यू हैड गॉन वेरी फार, तुम बहुत दूर जा चुके थे। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीमेंट आ गया, क्योंकि गॉन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, कंप्लीमेंट आता है जो कि इसकी मीनिंग को कंप्लीट करता है। यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे। कहाँ जा चुके थे या कैसे जा चुके थे? वेरी फार, बहुत दूर जा चुके थे। तो इस वर्ब को कंप्लीट कर रहा है, तो ये इस लिहाज से हमारे पास कंप्लीमेंट कहलाता है। इसी तरह हमने तीसरा जुमला एग्जाम्पल में लिया है, दे हैड एक्सपोज्ड बिलाल, वो बिलाल को एक्सपोज कर चुके थे, वो बिलाल को बेनकाब कर चुके थे। शी हैड ब्रोकन योर हार्ट, वो तुम्हारा दिल तोड़ चुकी थी। शोहेब हैड स्टोलन अलीज पेन, शोहेब अली का पेन चुरा चुका था। वी हैड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। ही हैड फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस, वो अपना वादा भूल चुका था। द हाउस हैड फिल्ड विद वाटर, घर पानी से भर चुका था। ठीक है, तो ये हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, इसके जो अगर नेगेटिव जुमले होते हैं, अगर इसके हमने नेगेटिव जुमले बनाने तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव यानी ऐसे जुमले जो कि इनकारी हो। चलो यहाँ पर मैं ऐसे नेगेटिव कर देता हूँ। यही स्ट्रक्चर है सेम, बस आपने करना क्या है, हेड के बाद आपने नट का इस्तेमाल कर देना है। सब्जेक्ट, उसके बाद हेड का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर नट का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, फिर एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले जुमला हमारे पास था आई हैड बॉट अ कार दैट डे, मैं उस दिन कार खरीद चुका था। अब बन जाएगा आई हैड नॉट बॉट अ कार दैट डे, मैं उस दिन कार नहीं खरीद चुका था। इसी तरह यू हैड नॉट गॉन वेरी फार, तुम बहुत दूर नहीं जा चुके थे। दे हैड नॉट एक्सपोज्ड बिलाल, वो बिलाल को एक्सपोज यानी कि बेनकाब नहीं कर चुके थे। शी हैड नॉट ब्रोकन योर हार्ट, वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ चुकी थी। इसी तरह शुहेब हैड नॉट स्टोलन अलीज पेन, शुहेब अली का पेन नहीं चुरा चुका था। वी हैड नॉट क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, हम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर चुके थे। इसी तरह ही हैड नॉट फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस, वो अपना वादा नहीं भूल चुका था। द हाउस हैड नॉट फिल्ड विद वाटर, घर पानी से नहीं भर चुका था। तो इसके पॉजिटिव का स्ट्रक्चर भी आपने जान लिया, इसके नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर आपने जान लिया। तो अब ऐसे करते मैं आगे से हटता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो भाई अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव जुमलों पर। इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया, ऐसे जुमले के जिनके अंदर सवाल पूछा जाता है वो हमारे पाते इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जानते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट हो आपने हेड का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले जुमला था आई हैड बॉट अ कार दैट डे, मैं उस दिन गाड़ी खरीद चुका था। फिर हम जब इसको नेगेटिव में ले गए तो बन गया आई हैड नॉट बॉट अ कार दैट डे, मैं उस दिन गाड़ी नहीं खरीद चुका था। अब इंट्रोगेटिव में ले आए तो अब क्या बनेगा, क्या मैं उस दिन एक कार खरीद चुका था? तो हैड आई बॉट अ कार दैट डे, क्या मैं उस दिन एक कार खरीद चुका था? अच्छा, आपने ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोगेटिव जुमलों की पहचान ही क्या है, आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क अगर आपने नहीं लगाया तो आपका जुमला ग्रामेटिकली गलत कहलाएगा, आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है।
ठीक, इसी तरह हैड यू गॉन वेरी फार, क्या तुम बहुत दूर जा चुके थे। हैड दे एक्सपोज्ड बिलाल, क्या वो बिलाल को एक्सपोज कर चुके थे, यानी कि बेनकाब कर चुके थे। हैड शी ब्रोकन योर हार्ट, क्या वो तुम्हारा दिल तोड़ चुकी थी। तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या वो आपका दिल तोड़ चुकी थी कि नहीं। हैड शुहेब स्टोलन अलीज पेन, क्या शुहेब अली की घड़ी चुरा चुका था। हैड वी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, क्या हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। हैड ही फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस, क्या वो अपना प्रॉमिस भूल चुका था। हैड द हाउस फिल्ड विद वाटर, क्या घर पानी से भर चुका था। तो ये जो है ना, ये इसके इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, बड़ा ही आसान है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव बात करते हैं। अगर इसको हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ऐसा इंट्रोगेटिव बनाना हो, यानी कि सवालिया तो होगा मगर ऐसा सवालिया कि जिसके अंदर इनकार भी मौजूद हो, जिसके अंदर नट का इस्तेमाल भी किया गया हो, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हेड का इस्तेमाल होगा, इसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद नट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह फिर एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। इंट्रोगेटिव से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने में सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमने नट को ऐड कर देना है। ठीक है, तो जुमला हमारे पास पहले था हैड आई बॉट अ कार दैट डे, क्या मैं उस दिन गाड़ी खरीद चुका था, सवालिया जुमला था। अब इसमें नट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, तो बन जाएगा हैड आई नॉट बॉट अ कार दैट डे, क्या मैं उस दिन गाड़ी नहीं खरीद चुका था। सवालिया अभी भी है, साथ में इनकारिया भी हो गया क्योंकि नट का इस्तेमाल भी साथ में हमने किया। इसी तरह हैड यू नॉट गॉन वेरी फार, क्या तुम बहुत दूर नहीं जा चुके थे। हैड दे नॉट एक्सपोज्ड बिलाल, क्या वो बिलाल को बेनकाब नहीं कर चुके थे। हैड शी नॉट ब्रोकन योर हार्ट, क्या वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ चुकी थी। हैड शुहेब नॉट स्टोलन अलीज पेन, क्या शुहेब अली का पेन नहीं चुरा चुका था। हैड वी नॉट क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, क्या हम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर चुके थे। हैड ही नॉट फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस, क्या वो अपना वादा नहीं भूल चुका था। हैड द हाउस नॉट फिल्ड विद वाटर, क्या घर पानी से नहीं भर चुका था। तो बात करते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की। इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। इस टेंस के अंदर दरअसल हम ऐसे कामों का, ऐसे बातों का, ऐसे वाकयात का जिक्र करते हैं जो कि गुजरे हुए वक्त के अंदर कभी जारी थे। जैसे कि अकरम 5 दिनों से क्रिकेट खेल रहा था, अली 10 सालों से शांगला में रह रहा था, हम 3 घंटों से खत लिख रहे थे। अब ये देख रहे हो ना, ये बातें जो हो रही है, सो पास्ट की हो रही है, गुजरे हुए वक्त की हो रही है। तो जब गुजरे हुए वक्त के अंदर हमने किसी वक्त से कोई काम जारी था उसका जिक्र करना हो, तो फिर जो है ना, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब मुमकिन है आप सोचो कि सर ये बातें तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी करते थे, जैसे कि अली क्रिकेट खेल रहा था, असलम पानी पी रहा था, जो है ना साइमा मैच देख रही थी। तो भाई इस किस्म के जुमले तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी थे। बिल्कुल आपकी बात सही है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट जो है ना परफेक्ट टेंस जो है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें फ़र्क क्या है। जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, इसके अंदर टाइम एक्सप्रेशन नहीं होता, इसके अंदर काम का वक्त नहीं बताया गया होता। ये नहीं बताया जाता कि भाई टाइम कब से, काम जो है ना वो कब से जारी था। जैसे कि अली क्रिकेट खेल रहा था, अली वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर आप कह दोगे अली वॉज प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, अली सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो आपका जुमला ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन अगर आपने ऐड करना है तो आपने इस्तेमाल करना होगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का। आपको कहना होगा अली हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, अली सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है ना। तो जब आपने टाइम एक्सप्रेशन ऐड करना होता है, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसके अंदर हम टाइम एक्सप्रेशन ऐड करते हैं, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, फिर इनके साथ अपना ऑब्जेक्ट यानी कि टाइम की सूरत में इनका एक ऑब्जेक्ट आता है। और जो कि हमारे पास सिर्फ जो है ना पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसके अंदर टाइम एक्सप्रेशन नहीं होता, वहां पर टाइम का जिक्र नहीं किया जाता, वहां पर बात एम्बिग्विटी में होती है, उसका टाइम क्लियर नहीं होता, पता नहीं चलता कि भाई इवेंट जो है ना वो कब से जारी था। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आप समझ चुके हो। चलो इसके स्ट्रक्चर की तरफ पढ़ते हैं। जो इसके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, स्पेशली जो पॉजिटिव डिक्लेरेटिव है, हम उस वक्त उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव कहते हैं ऐसे जुमले जिनके अंदर इनकार नहीं होता, इन्हें हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहा जाता है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के जो अफर्मेटिव जुमले हैं, उनका बनाने का तरीका ये है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो ये। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखो सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, ये तो इनके होने की बात हुई ना, या नाउन फ्रेजेस होते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है ये दरअसल वो शख्स, वो चीज़, वो आइडिया, वो ख्याल होता है जो जुमले में काम कर रहा हो या जिसके मुतालिक बात की जा रही हो। अली क्रिकेट खेल रहा है तो अली सब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिकेट खेलने का काम अली कर रहा है। ठीक है, अली एक अच्छा लड़का है तो अली जुमले में फिर सब्जेक्ट है, क्योंकि अली के मुतालिक बात की गई है।
तो ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम हेड और फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे। ये इसका हेल्पिंग वर्ब जो है ना माने जाते हैं, हेड बीन। इनको मैंने अलग अलग क्यों लिखा है वो दरअसल चलो मैं आपको बाद में समझाता हूँ अलग क्यों लिखे, आप इनको एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। हेड बीन तो उस सब्जेक्ट, उसके बाद हेड बीन का इस्तेमाल करेंगे। मजे की बात क्या है, जो भी सब्जेक्ट हो आपने साथ में हेड का इस्तेमाल करना है। बड़े आसान हो गया ना। आप चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपने इस्तेमाल किसका करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हेड। हेड का इस्तेमाल आपने साथ में करना है, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। भाई V4 का इस्तेमाल किया जाएगा। V4 क्या है, V4 कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं जानते आप, अगर आप नहीं जानते तो मैं जो है ना वर्ब पर तकरीबन 21 वीडियोस बना चुका हूँ। वर्ब की प्लेलिस्ट जो है ना आप विजिट करें, आपको ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कई तरीके से जो है ना, कई तरह से जो वर्ब है वो भी आपको पता चल जाएगा। वर्ब की जो पहली वीडियो है जो इंट्रोडक्शन था वर्ब के मुतालिक, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई वर्ब जो होते हैं इनके जो फॉर्म्स होते हैं, जो 5 किस्म के फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये जो V4 है ये हमारे पास ING फॉर्म वर्ब होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये बताया, तो बाकी जो है ना वो वीडियो जरूर देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको वर्ब की फॉर्म्स बताए हैं और भी कई सारी चीजें जो है ना उन वीडियो के अंदर डिस्कस्ड है। अच्छा, तो ये जो फोर्थ फॉर्म है वर्ब की, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब भी कहते हैं और इसके अलावा इसे हम ING फॉर्म वर्ब भी कहते हैं। वैसे ये जो है ना प्रोफेशनल तरीका तो नहीं है, फॉर्मल तरीका तो नहीं है इसे ING फॉर्म वर्ब कहने का, मगर बहरहाल स्टूडेंट इसे ING फॉर्म वर्ब के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि गो का गोइंग है, कम का कमिंग है, प्ले का प्लेइंग है, डांस का डांसिंग है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, अगर V4 ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, अगर V4 इंट्रांजिटिव हुई तो कंप्लीमेंट का इस्तेमाल होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को नहीं जानते, मैं फिर मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना, बड़ी करामत वीडियो है। फिलवक्त के लिए अगर आप नहीं जानते तो आप ऐसे कीजिए कि भाई कंप्लीमेंट को देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों की एक ही चीज समझ लीजिए फिलवक्त, ठीक है ना। इन दोनों को ऑब्जेक्ट ही समझ लीजिए। उसके बाद सेंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, तो भाई यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, तो भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। आपको पता है कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आती, इसके साथ अपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। और आपको ये भी मैं बता चुका हूँ कई सारी वीडियोस में कि भाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बिना ऑब्जेक्ट के कभी भी नहीं किया जा सकता। प्रीपोजिशन आएगा तो साथ में उसका ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। तो भाई टाइम एक्सप्रेशन जो है ये प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट को मिलाकर बनता है। ये जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इनके अंदर जो टाइम एक्सप्रेशन हम ऐड करते हैं तो सेंस और फॉर को लगाते हैं, उसके बाद जो है ना उस टाइम का जिक्र किया जाता है। इन दोनों को मिलाकर टाइम एक्सप्रेशन बनता है। तो फिर जो है ना वहां पर यानी कि सेंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर इनके साथ एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नीचे मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अच्छा, किसके साथ हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे और किसके साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। वैसे सेंस और फॉर पर तो मैं बड़ी मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देख लेना। अभी के लिए बस आपको इतना बता देता हूँ कि भाई सेंस जो प्रीपोजिशन है इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे, ये जो सेंस और फॉर है इनका इस्तेमाल जो है ना ये डिपेंड करता है इनके ऑब्जेक्ट पर। अगर इनका ऑब्जेक्ट काउंटेबल हुआ तो वहां पर फिर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, अगर इनका ऑब्जेक्ट अनकाउंटेबल हुआ तो हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये वैसे तरीका नहीं है, डेप्थ में जाऊंगा तो वीडियो जो है ऑलरेडी लंबी है और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके लिए जो है आप वो सेंस ऑफ फॉर की वीडियो देख लेना। ये एक शॉर्टकट, एक हैक है, आपको बस समझा रहा हूँ। इससे भी जो है ना आप बखूबी इसको जान लोगे, इनको पकड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इनका ऑब्जेक्ट काउंटेबल हुआ तो हम फॉर लगाएंगे ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट अनकाउंटेबल हुआ तो हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे नीचे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल में मैंने पहले जुमला लिखा है, आई हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से कार्ड्स खेल रहा था, यानी कि मैं 2 घंटों से ताश खेल रहा था, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने उठाया आई, हर एक सब्जेक्ट के साथ ही हेड बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आई के साथ हमने हेड बीन का इस्तेमाल किया। फिर V4 का इस्तेमाल किया जाता है, हमने यहाँ पर V4 का इस्तेमाल ही किया है। उसके बाद जो है ये चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ इसका एक ऑब्जेक्ट इसको चाहिए होता है, और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट कार्ड्स है यानी कि ताश, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब है, साथ में इसका ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इन जुमलों के अंदर हम टाइम एक्सप्रेशन ऐड करते हैं। हम बताते हैं कि भाई वो काम जो है ना कब से शुरू था, कब से हो रहा था। अगर इसके अंदर टाइम एक्सप्रेशन हमने ऐड नहीं करना हो तो फिर ये जो जुमला है ये हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आई वॉज प्लेइंग कार्ड्स, मैं ताश खेल रहा था, ठीक है ना। मगर चूंकि अब टाइम एक्सप्रेशन हमने ऐड करना है कि भाई मैं ताश कब से खेल रहा था, तो ही जो है ना हम ये जुमला
पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर लाए हैं। तो भाई कार्ड्स फॉर 2 आवर्स, तो 4 आ गया। 4 का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है, आपको मैं बताया था प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल प्रीपोजिशन का नहीं किया जाता। प्रीपोजिशन 4 का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो आवर्स है, घंटे है, और साथ में लिखा भी गया है 2 आवर्स, 2 घंटे, यानी कि घंटों को गिना जा सकता है। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे, 500 घंटे, 5000 घंटे, 5 लाख घंटे। तो भाई घंटों को गिना जा सकता है, चूंकि ये हमारे पास एक काउंटेबल ऑब्जेक्ट है इस जुमले के अंदर, तो लिहाजा इसका जो प्रीपोजिशन आएगा हमारे पास वो हम 4 का इस्तेमाल करेंगे। अनकाउंटेबल होता तो हम सिंस का इस्तेमाल करते। चलो दूसरे जुमले पर बढ़ते हैं। शी हैड बीन फॉलोइंग यू सिंस संडे, वो इतवार से तुम्हारा पीछा कर रही थी। वो कब से तुम्हारा पीछा कर रही थी? इतवार से, यानी कि गुजरे हुए वक्त के अंदर हमने एक ऐसे काम का जिक्र किया जो जारी था, जो कि इतवार से जारी था। कोई काम था, जारी था, गुजरे वक्त के अंदर। कब से जारी था? इतवार से जारी था। तो ही हमने जो है ना पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल किया। शी हैड बीन फॉलोइंग यू सिंस संडे, वो संडे से तुम्हारा पीछा कर रही थी। सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन का इस्तेमाल किया गया, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब भी कहते हैं। इसके अलावा चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ भी इसके ऑब्जेक्ट यू का इस्तेमाल किया गया। फिर इसके बाद टाइम एक्सप्रेशन हमने ऐड करना है, तो सिंस और फॉर डिपेंड करते हैं इनके ऑब्जेक्ट पर। यहाँ पर ये जो संडे है, इतवार, तो ये हमारे पास क्या काउंटेबल है? इतवार काउंटेबल है। अच्छा, अगर आप कहते हो 1 इतवार, 2 इतवार, 3 इतवार, 4 इतवार, तो भाई ये जो है ना आप दिनों को गिन रहे हो, आप इतवार को नहीं गिन रहे। इतवार जो होता है ना, ये एक दिन का नाम है। यहाँ पर आप देख भी रहे हो कि मैंने इसको कैपिटल लेटर से लिखा है, इसका जो है ना मैंने अपर केस लेटर में से उठाया है, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है। एक दिन है, हफ्ते के 7 दिन है, उन दिनों के अंदर एक दिन का नाम हमारे पास इतवार है। ठीक है ना? तो इतवारों को गिना नहीं जाता अगर उस दिन की बात करें, ठीक है ना, इतवार की बात करें। जैसे दिनों की बात करें तो दिनों को गिना जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते 2 संडेज 3 संडेज। हो सकता है कि स्पोकन में आप कहते भी हो, मगर ग्रामर के अंदर, फॉर्मल इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं कहा जाता। हम जो है ना इसको काउंटेबल नहीं रखते। तो ये चूंकि हमारे पास पॉइंट इन टाइम है, तो इसलिए हमने इसके साथ सिंस का इस्तेमाल किया है। इसी तरह दे हैड बीन हाइडिंग द ट्रूथ सिंस 2010, वो 2010 से सच छुपा रहे थे। वो कब से सच छुपा रहे थे? 2010 से सच छुपा रहे थे। भी टाइम एक्सप्रेशन है साथ में कि भाई ये जो हकीकत छुपाने का काम था, ये कब से जारी था? ये 2010 से जारी था। सब्जेक्ट आ गया, हेड बीन आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, उसके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया। फिर कह रहा है इस जो है ना, फिर हमने सिंस 2010 का इस्तेमाल किया। तो भाई देखो सिंस का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि ये जो 2010 है हमारे पास, ये जो ऑब्जेक्ट है ये काउंटेबल नहीं है, ये एक अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट है। 2010 एक साल गुजर चुका है, उसका नाम था 2010, ठीक है ना, उसको गिना नहीं जा सकता। अगर आप 2011 2012 कहते हो तो आप पूरे के पूरे साल को बदल रहे हो, यानी कि चीज पूरी की पूरी, आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो बदल रहा है। 2011 2012 2013 ये अलग अलग साल है। हर एक साल जो है 11 एक अलग साल है, 2012 अलग था, 2013 एक अलग साल था, ठीक है ना। तो लिहाजा ये जो 2010 है हमारे पास, इसको गिना नहीं जा सकता। आप 1 2010, 2 2010, 3 2010 नहीं कह सकते, क्योंकि अब तक 3 2010 नहीं गुजरे पूरे ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ही, बल्कि पूरे कायनात की हिस्ट्री में ही एक ही 2010 गुजरा है, जो कि आज से 13 साल पहले गुजर चुका है, ठीक है ना। मेरे ख्याल में आपको जो है ना यहाँ तक ये क्लियर हो चुका होगा कि भाई इसको गिना नहीं जा सकता, लिहाजा इसलिए इसके साथ हमने सेंस का इस्तेमाल किया। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप गिनना और ना गिनने से जो है ना आपकी पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर बस यूँ समझ लीजिए हम जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप जो है ना हल्के फुल्के जुमले बना सको। बाकी अगर आपने सेंस और फॉर का यूज़ डिटेल में जानना है तो जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सेंस और फॉर की वीडियो ज़रूर देख लेना, बड़ी काम की वीडियो है, ठीक है। इसी तरह अगला जुमला है हमारे पास, साइमा हैड बीन वॉकिंग फॉर 2010 डेज। यहाँ पर भी सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, फिर वॉकिंग का इस्तेमाल किया गया, बिफोर का इस्तेमाल किया गया, फिर हमने फॉर 2010, यहाँ पर सिंस 2010 था। ऐसा क्यों हुआ है? तो भाई ये सिंस 2010 इसलिए था, ये एक गुजरा हुआ साल है, उसका नाम था 2010, और यहाँ पर आप देख रहे हो 2010 दिनों की बात की गई है कि भाई साइमा जो है ना वो दिनों से चल रही थी। तो भाई कितने दिनों से चल रही थी? 2010 दिनों से चल रही थी, तो लिहाजा ये 2010 दिन गिने जा सकते हैं। 2010 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 5 लाख दिन, तो भाई दिनों को गिना जा सकते हैं। तो लिहाजा इसलिए हमने इसके साथ फॉर का इस्तेमाल किया है। साइमा हैड बीन वॉकिंग फॉर 2010 डेज, साइमा 2010 दिनों से चल रही थी, ठीक है ना।
तो अच्छा ये 2010 मैंने क्यों लिखा है, मैं यहाँ पर जो है ना 25-30 मैंने क्यों नहीं लिखा, तो भाई इसलिए लिखा है ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो सके। यहाँ पर भी 2010 को आप देख लो, इसके साथ सिंस इसका इस्तेमाल हो जाए, यहाँ पर भी आप 2010 को देख लो जिसके साथ फॉर का इस्तेमाल हो जाए, ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए कि भाई कब हमने सिंस का इस्तेमाल करना है और कब हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। तो मैं आगे से हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले रहे फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पर। पॉजिटिव डिक्लेरेटिव यानी कि जो इनके अफर्मेटिव जुमले हैं डिक्लेरेटिव के, वो तो आपने जान लिए। अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव ऐसे जुमले जिनके अंदर इनकार मौजूद होता है, जिनके अंदर नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम ही है। ठीक है, बस एक चीज़ जो है ना आपने बढ़ा दी है, क्या वो क्या करना है, आपने हेड के बाद आपने नॉट को इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बाद जो है बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, उसके बाद सेंस या फोर, फिर जो है ना उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही है, बस आपने हेड के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देना है। पहला जुमला था आई हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से ताश खेल रहा था। अब बन जाएगा आई हैड नॉट बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से ताश नहीं खेल रहा था। इसी तरह शी हैड नॉट बीन फॉलोइंग यू सिंस संडे, वो इतवार से तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। दे हैड नॉट बीन हाइडिंग द ट्रूथ सिंस 2010, वो 2010 से सच नहीं छुपा रहे थे। साइमा हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2010 डेज, साइमा 2010 दिनों से नहीं चल रही थी। तो भाई ये जो है ना इसके नेगेटिव का स्ट्रक्चर था, बड़ा ही आसान था। अब ऐसे करते हैं, मैं आगे से हटता हूँ, अब दोबारा स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव जुमलों पर, कि भाई इसके सवालिया जुमले कैसे बनाए जाते हैं। यानी कि ऐसे जुमले के जिनके अंदर सवाल मौजूद हो, जिनके अंदर कुछ पूछा गया हो। ठीक है, तो भाई उनको कैसे बनाए जाते हैं, तो इनका भी बड़ा ही जो है ना सिंपल सा फंडा है। स्ट्रक्चर जो है ना कुछ यूँ है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। चाहे कोई भी जो है ना सब्जेक्ट हो, बस हेड ही इसका हेल्पिंग वर्ब में हेड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया जाता है, फिर जो है ना बिफोर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए ना तो आप देख रहे हो भाई इसके अंदर परफेक्ट भी मौजूद है, कंटिन्यूस भी मौजूद है। ठीक है, तो परफेक्ट जो है ना वो आप जो इसका हमारे पास पास परफेक्ट टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है। ठीक है ना, ये उसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, और जो कंटिन्यूस है उसका मेन वर्ब आ गया। ठीक है ना, तो तभी शायद जो है ना पास्ट, इससे जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का आई है कि भाई इसके अंदर पास्ट परफेक्ट का भी कुछ मौजूद है और पास्ट जो है ना कंटिन्यूस टेंस का भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है। वैसे ही कह रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, वैसे ही जनरली ठीक है, ऐसी जहन में आ गया तो मैंने कहा चलो अब आ ही गया तो बोल ही देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हेड का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, फिर बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट, बिफोर इंट्रांजिटिव हुई तो कंप्लीमेंट, उसके बाद सिंस या फोर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। भाई ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि भाई सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा कि फोर का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिसको हम गिन सकते हो तो हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट कोई ऐसा चीज़ हुआ जिसको अमूमन गिना नहीं जाता तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जुमला हमारे पास बन जाएगा हैड आई बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटों से ताश खेल रहा था। हैड शी बीन फॉलोइंग यू सिंस संडे, क्या वो इतवार से तुम्हारा पीछा कर रही थी। हैड दे बीन हाइडिंग द ट्रूथ सिंस 2010, क्या वो 2010 से सच छुपा रहे थे। हैड साइमा बीन वॉकिंग फॉर 2010 डेज, क्या साइमा 2010 दिनों से चल रही थी। तो भाई जो है ना ये इसका इंट्रोगेटिव था। सवालिया जो है ना जुमले का स्ट्रक्चर ये है, इसके एग्जांपल ये है। इसमें जो है ना कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आपने आखिर में ना साइन ऑफ जो इंटरोगेशन है, जो क्वेश्चन मार्क है, इसको लगाना आपने नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लगाओगे आपका जुमला ग्रामेटिकली दुरुस्त नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो भाई ये आपने साथ में ज़रूर लगाना है। अब इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर भी बात कर लेते हैं कि भाई इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऐसे जुमले होते हैं जो कि सवालिया तो होते ही है, यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ पूछा तो गया होता है, मगर साथ साथ में वो इनकारिय भी होते हैं, यानी कि उनके अंदर नॉट का इस्तेमाल भी किया जाता है और साथ में सवाल भी पूछा गया होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि अगर हमने क्वेश्चन वर्ड ऐड करना हुआ इसके अंदर, जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, इस किस्म के वर्ड, तो हम क्या करेंगे, तो बस सिंपली उनको हम हेड से पहले लगा देंगे। अच्छा, बात करते हैं इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर। ठीक है ना, ये तो पॉजिटिव इंट्रोगेटिव ऐसे जिनके अंदर इनकार नहीं है।
अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। अगर हमने इनको नेगेटिव बनाना हो, हमने सवालिया भी बनाना हो, साथ में ऐसा सवालिया कि इसके अंदर इनकार भी मौजूद हो, तो क्या करेंगे? सिंपल, बस सब्जेक्ट के बाद आपने नट का इस्तेमाल कर देना है। तो बन जाएगा, सबसे पहले आएगा हेड, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसके बाद नट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले जुमला हमारे पास था, हैड आई बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटों से कार्ड्स खेल रहा था, यानी कि ताश खेल रहा था। तो अब बन जाएगा हैड आई नॉट बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटों से ताश नहीं खेल रहा था। जुमला अभी भी सवालिया है, साथ में इनकारिया भी हो गया, क्या मैं 2 घंटों से ताश नहीं खेल रहा था। हैड शी नॉट बीन फॉलोइंग यू सिंस संडे, क्या वो इतवार से तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। हैड दे नॉट बीन हाइडिंग द ट्रूथ सिंस 2010, क्या वो 2010 से सच नहीं छुपा रहे थे। हैड साइमा नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2010 डेज, क्या साइमा 2010 दिनों से नहीं चल रही थी। तो बड़ा ही आसान है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जो है ना आपको ये टेंस पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आपको कुछ नोटिफिकेशन भी देना चाहूँगा, वो ये है कि मैं ग्रामर का यहाँ पर एक कंप्लीट कोर्स पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपने पूरा का पूरा कोर्स मेरे साथ सीखना है, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल जो है ना आपको उसके लिए जो है ना एक अठन्नी चवन्नी भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। बस आपने करना क्या है, आपने मेरे चैनल पर जाना है, वहाँ पर जीवन के नाम से प्लेलिस्ट होगा, बेसिक्स ऑफ ग्रामर के नाम से, ठीक है, जीवन बेसिक्स ऑफ ग्रामर। सबसे पहले उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, उसके बाद G2 नाउन के नाम से होगा, उसको देख लीजिए, उसके बाद G3 प्रोनाउन के नाम से, इसी तरह G4, G5, G6, G7, अभी जो है ना इस वक्त हम G11 के अंदर चल रहे हैं। तो एक कंप्लीट कोर्स है, तो आप वो सारी वीडियोस देख ले। आपका ग्रामर पर जो है ना 40-45 दिनों के अंदर ही, आप दिन में अगर 2-3 वीडियोस देखते हो, और मैं ये भी बता दूं कि ज़रूरी भी नहीं है कि भाई अगर आप वो वीडियो देखो पूरी की पूरी जब तक याद ना कर लो आगे नहीं जाओ, ऐसा कुछ नहीं। आप सिर्फ एक दफ़ा बगौर शर्त है ना, ठीक है, बीच में ऐसा नहीं है कि आप बगौर नहीं देखो, आपने जो है ना मोबाइल लगाया हुआ है, खुद जो है ना कुछ गेम खेल रहे हो, तो फिर तो नहीं सीखोगे। मगर अगर आप वीडियो प्ले करते हो और बगौर वीडियो को देखते हो, समझने की कोशिश करते हो, अगर चाहे पूरी समझ में नहीं भी आती फिर भी कोई मसला नहीं है, और आप तमाम की तमाम वीडियोस देख लेते हो, तो आपका ग्रामर पर एक मजबूत ग्रिप बन जाएगा। ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए क्योंकि जितनी भी पीछे डिस्कस्ड की चीज़ें हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें बार बार आगे आती रहेंगी। जैसे कि ये सब्जेक्ट जो है ना मैं शायद दूसरी की तीसरी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, और ये यहाँ पर दोबारा आ गया। इसी तरह ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया हमने, वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को। इसी ये जितनी भी चीज़ें अभी आगे अभी आ रही है ना, तो ये पीछे जो है ना कई कई दफ़ा डिस्कस्ड हो चुकी है। यानी कि आपका, अगर आप सिर्फ वीडियोस देखते हो ना और सिर्फ समझने की कोशिश करते हो, तो भी अगर आप दिन में 3 वीडियोस देखते हो, तो 40-45 दिनों के अंदर आपकी मजबूत ग्रिप बन जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।